गुड इवनिंग दोस्तों। आज एसएससी रेलवे यूपीएससी का एक बैकबोन पॉलिटी का पहला क्लास लेके आ रहा हूँ। तो पॉलिटी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारा जीएस का, जिसमें हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मतलब उसको घुमा फिरा के उसमें ही मतलब पॉलिटी बेस्ड है। ठीक है, अब सभी को लोगों को पता है। बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये स्पेशली मैंने एक नेगेटिव चीज़ पता किया है, मतलब जो भी इतना दिन सेल्फ स्टडी करने के बाद, कि सही में सभी में एक चीज़ मिसिंग है, वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब है कि क्वेश्चन जैसे पूछा जाते हैं, मतलब जो डायनामिक तरीके से पूछा जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पे मिसिंग है। सभी लोग ऊपर ऊपर में मतलब एक रफली आइडिया दे देते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया और हम रिलेट कैसे करें, हम लोगों को यही मतलब पता नहीं चलता। तो मैंने खुद से इतने दिन जो मैंने खुद के लिए जो प्रिपरेशन किया है, तो वही मैंने यहाँ पे दिया हूँ। शायद ये आप लोगों को बहुत काम आए। अगर काम आए तो फीडबैक ज़रूर देना और मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए, पहले हमको जानना होगा, पहले ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके ये पॉलिटी है। ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। तो हम लोगों को उससे ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा जानना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, और उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का जो आया है, मतलब एक जो पूरा एक बुक बन के आया है, तो वो कैसे प्रिपेयर किया, मतलब उसका हिस्ट्री जो टाइमलाइन है वो थोड़ा जानना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। तो क्लास है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग ये डेवलपमेंट अगर देखें तो उसको हम ब्रॉडली 4 चीज़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सेकेंड है कैबिनेट मिशन, जो पहले कैबिनेट मिशन आया, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रिपेयर किया, ठीक है। तो हम लोगों को अगर जानना है तो पहले कैबिनेट मिशन को जानना होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्ड इससे भी पहले आया था, ठीक है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट पहले आया था, बाद में प्रिपेयर हुआ, ठीक है। मतलब ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड हुआ वो कैबिनेट मिशन के बाद, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले आया था, एज ए कॉन्सेप्ट ये पहले, फिर आया इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन ये पूरा एक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और है ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा था, ठीक है। चलिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बेस करके आज इंडिया खड़ा है, ठीक है। तो इसको नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पहले जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच स्टेट और ए नेशन इज गवर्न्ड। मतलब एक स्टेट और नेशन को चलाने के लिए एक सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल तैयार किया जाता है, जिसके तहत हम लोग ये देश और नेशन को चलाते हैं, ठीक है। It draws the structure, powers and limitation of its government as well as rights and duties of its citizen, ठीक है। तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, उसका पावर्स, मतलब उसका जो भी फैकल्टीज है,
उनका पावर कितना कितना होगा और उनका लिमिटेशन कितना होगा, सब कुछ ड्रॉ करता है, ठीक है। और इट्स ए गाइड बुक, ये वर्ड याद रखना, इट्स ए गाइड बुक व्हिच शोज हाउ शुड और कुड ए कंट्री बी रन, ठीक है। एक मिनट। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। पहले ये देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, ये हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। और डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेटिक जो है वो मैं इसके बाद मतलब नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूँ। नीड नेशंस नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑब्वियसली एक गाइड बुक होना जरूरी है। इट बिगैन इन यूएसए इन 1787, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलसिला चालू हुआ वो 1787 यूएसए में चालू हुआ, और यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776। अभी इसी मंथ में 4 जुलाई हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कितने तरह की गवर्नमेंट हो सकते हैं। पहला है मोनार्किक, मोनार्क मतलब रन बाय ए सिंगल पर्सन व्हिच कुड बी ए किंग, क्वीन और ए मोनार्क, लाइक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में मोनार्क कौन है, ये व्यक्ति किम जॉन उन, ठीक है। फिर आते हैं ओलिगार्किक, गवर्नमेंट कंट्रोल बाय ए फ्यू पर्सन्स, फ्यू मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो कौन है वो है रसिया। अब रसिया को अब लोग बोल सकते हैं कि ये तो कम्युनिस्ट भी है, ठीक है, कम्युनिस्ट भी है, फिर सोशलिस्टिक भी है, हाँ हो सकते हैं, लेकिन उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उसका गवर्नमेंट एक है, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल बाय ए फ्यू पर्सन्स। ये हमारा पुतिन जो है, पुतिन साहब पहले पीएम थे, ठीक है, सॉरी हाँ पीएम थे। पीएम के टाइम में वो पीएम का पावर बहुत कम होता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कुछ जब वो लिमिटेशन था कि 2 टर्म्स तक हो सकते हैं एक ही व्यक्ति, फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा एक चेंज किया। चेंज करने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट को पावर बहुत सारा दे दिया। तो अभी वो जितना चाहिए मतलब 36 37 2036 ऐसे करके तब तक वो ऐसे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट इज कंट्रोल बाय फ्यू पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया रसिया। फिर आते हैं कम्युनिस्ट, सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे इकोनॉमिक पोर्शन भी आ गया, मतलब इकोनॉमिक्स भी गवर्नमेंट गवर्न करता है, मतलब टोटल जो कुछ भी होगा वो गवर्नमेंट का अंडर में होगा, ठीक है। लाइक चाइना, अब ये चाइना ओलिगार्किक नहीं है, क्यों नहीं है, ये कम्युनिस्ट है, सोशलिस्टिक है, लेकिन एक ओलिगार्की नहीं है क्योंकि इसका एक गवर्नमेंट है जो मोर देन 2 और 3 पीपल कंट्रोल करता है, ठीक है। और चूज मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट चूज भी पब्लिक करता है। तो ये आप लोगों को पता है जिनपिंग, तो वो चाइना का गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। फिर आते हैं डेमोक्रेसी, जो मैंने पहले पिछले स्लाइड में बताया, डेमोक्रेटिक नेशन। वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन द पीपल और द पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब पीपल और एंड द पॉपुलेशन चूज द पर्सन हु चूज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्शन, इलेक्शन इज मैंडेटरी। इलेक्शन क्यों, 1 वोट 1 नॉन ट्रांसफरेबल वोट बाय द पब्लिक, ठीक है। तो लाइक इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आप लोगों को पता है। और है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है,
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो लोकल स्टेट्स और रीजन में बटा हुआ है। मतलब अगर लाइक यूएसए, अगर आप यूएसए में जाएंगे तो उसका 50 स्टेट्स है। 50 स्टेट्स में वो स्टेट का खुद का गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट कंट्रोल बाय ओन स्टेट, उसका खुद का फंड आते हैं जो वहाँ से फंड को फिर से वहाँ से मतलब टैक्स कलेक्ट करके वो उनका डेवलपमेंट में वो पैसे जाता है, ठीक है। तो सेंटर से ज़्यादा कुछ नहीं आता। सेंटर से अगर बहुत बड़े पैमाने में अगर पैसे ज़रूरत हो तो सेंटर से एलोकेट होता है। और अभी ट्रम्प का जो इलेक्शन हुआ तो ट्रम्प का आप लोगों ने कुछ वीडियो देखा कि जो एक स्टेट था, एम से शुरू होता है, पता नहीं नाम भूल गया मैं। तो उसका प्राय जो स्टेट का हेड था, उनको क्या बोलते हैं, सेनेटर शायद। तो उनके साथ कुछ नहीं बनता है, मतलब अपोजिशन पार्टी का है, तो उनके साथ बोल दिया कि आप लोगों को कोई भी फंड नहीं मिलेगा, ऐसे करके डायरेक्टली बोल दिया ट्रम्प साहब। तो ऐसे वहाँ पे चलता है, ठीक है। और फेडरलिज्म का यही मोटो है, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, मतलब प्रेसिडेंट इज द सुप्रीमो, मतलब जो वो ही बोलेंगे जो ही वही होगा। लेकिन यही बात डेमोक्रेसी में नहीं होता। वो पार्लियामेंट में आएगा, फिर जो अपोजिशन है, जो रूलिंग पार्टी है, सब में वो मेजॉरिटी पाएगा, फिर अपर हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ऐसे करके बहुत नियम है, ठीक है। तो ये 5 जो है ये मेन है। फिर अदर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो फिर से डेमोक्रेसी में आता है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ये यूके, ठीक है। सोशलिज्म ये चाइना में होता है। ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप ये भी मतलब ये ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप ये मोनार्किक में कुछ वेस्टेड है, कुछ कम्युनिस्ट में वेस्टेड है, ठीक है। और फैसिज्म ये आप लोगों ने देखा था हिटलर के टाइम में। चलिए नेक्स्ट, अभी शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग किया है क्या, द पाथवे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के पिछले जो भी मतलब काम हुआ है वो, तो उसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन सा दो पार्ट, ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स बिफोर 1857। तो ये हम लोग अगर एक साल पकड़ लेते हैं जहाँ से EIC का स्टार्ट हुआ, फारूक सियार फरमान में। अभी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो EIC का जो पाथवे शुरू हुआ, फिर यहाँ से पहला रेगुलेशन आया। तब तक जो ब्रिटिश था वो हमारा मतलब इंडिया को कब्जा कर चुका था, ठीक है। तो तब से उन लोगों ने रेगुलेशन लाना चालू कर दिया। कब से, 1773 से। 200 साल लगभग उन्होंने राज किया। तो 200 साल का 2 हिस्सों में 100 साल एवरेज करके पार्ट किया। तो ये 1773 से 1857 ये है सेपॉय म्यूटिनी, तब तक का एक रिफॉर्म्स है। फिर दोनों है 1857, फिर 1857 टू 1947, ठीक है। ये दोनों पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स बिफोर 1857, ठीक है। तो पहला कौन सा है, रेगुलेशन एक्ट। ये रेगुलेशन एक्ट, आप लोगों को एक काम करना, जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया है वो पॉइंट खाते में लिख लेना, यही नोट होगा, इससे बड़ा मतलब नोट नहीं हो सकता। और जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किया है वहाँ पे आप लोग मार्क कर लेना, रिवीजन में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। चलिए, रेगुलेशन एक्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या जानना है, रेगुलेशन एक्ट ये जेहेतु फर्स्ट टाइम कुछ रेगुलेशन एक्ट टाइप पर आया, तो ये इम्पोर्टेंट उसी तरह है। कौन ये रिपोर्ट दिया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ हेडेड कमिटी ये रिपोर्ट बनाया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब जब ज्यादा मुनाफा कर रहा है कोई भी कंपनी तो उसको पकड़ में लाना जरूर होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ये रेगुलेशन एक्ट लाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सप्रेस किया कि आप लोग हमारा इशारों पे नाचेंगे, ठीक है। फिर क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल प्रोमोटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ ऑल थ्री प्रेसिडेंसीज लाइक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, जो तीनों प्रेसिडेंसी का माथा बन गया, ठीक है। तो कौन थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में हिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और ये लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774, ठीक है। ये साल याद रखना। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है सर एलिजा इम्पे was फर्स्ट चीफ जस्टिस विथ अदर 3 जजेस, ठीक है। उनका नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, एलिजा इम्पे ये नाम इम्पोर्टेंट है। वो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में आया, मतलब एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1774। तो इसीलिए ये रेगुलेशन एक्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, फिर आते हैं पीट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में। ये इम्प्रूव वर्जन ऑफ पिछले वाला, ठीक है। 11 ईयर्स का गैप है। फिर इसमें था 6 मेंबर बोर्ड चेयर्ड बाय ब्रिटिश मिनिस्टर, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या था, डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कंट्रोलर्स एक क्रिएट किया गया था जिसमें 6 मेंबर थे। चेयर कौन करता था, ब्रिटिश मिनिस्टर। कौन था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं ये चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट जो है, ये चार्टर एक्ट पहले आया था 1793 और ये 20 साल के गैप में आता है। हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। तो पहले चार्टर एक्ट में इम्पोर्टेंट क्या था कि सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इन लोगों का सैलरी आएगा जो रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट होगा उससे। मतलब एक बंगाली में प्रोवर्ब है कि माछे तेले माछ भाजा, तो उसी तरह, ठीक है। मतलब गंगा जी का पानी में पानी लेके गंगा जी को पूजा करना, ऐसे करके। तो यही है पहले चार्टर एक्ट का जो भी आया। तो फिर नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया 1813 को, देखिए 20 साल का गैप है। सेकेंड चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। मतलब इंग्लैंड का सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, उसके साथ बहुत सारा कंपनी आया और ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ये क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब ये इंग्लैंड का सिर्फ नहीं है, बहुत देशों का। फिर लोकल ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड टू लेवाई टैक्सेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चार्टर एक्ट थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड ए लॉ कमीशन सेट किया गया फॉर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियाज लॉ। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड मैकाउले इन 1835, ठीक है। ये देखिए 1833 को आया और लॉ कमीशन फाइनली जो एस्टेब्लिश्ड हुआ वो था 1835 को, 2 साल बाद। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, ठीक है। कौन था, लॉर्ड मैकाउले, ये थे लॉर्ड मैकाउले। स्लेवरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी सिस्टम टोटली बैंड, इलीगल, एबोलिश्ड इन 1843, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नर जनरल का जो गवर्नमेंट था नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, एक काउंसिल था नोन एज इंडियन काउंसिल। अभी ब्रिटिश से हटकर इंडिया का आना चालू हो गया। फिर 4 नंबर मतलब चार्टर एक्ट 1853, देखिए 20 साल बाद, फिर ये 20 साल बाद। फोर्थ,
तो ये रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय लॉर्ड डालहौसी, ये डालहौसी जी है, ठीक है। मतलब जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि लॉर्ड डालहौसी का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हमारा इंडिया में, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पहले एक ही था, उसमें से दो अलग अलग कर दिया। अभी तो हम लोगों को पता है कि तीनों थंब ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज क्या क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपनीज एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहले देखिए, ये इतना तक बिफोर था, ठीक है, 1857 तक, 1853 हो गया, 57 तक ये था, फिर आ गया आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। चलिए ये साल याद रखना, 1858, 1857 को क्या हुआ था आप लोगों को पता है, सभी लोगों को, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर्म्ड सिपाही म्यूटिनी। ये आपको पता है कौन है, मंगल पांडे, ठीक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल गया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, इंडिया को खुद के कंट्रोल में लो, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट मतलब गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया, जिसका अंडर में काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स रहेगा, जिसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये इंडियन काउंसिल का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया, ठीक है, कब, 15 मेंबर्स, और उसका हेड कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कोई भी मतलब ये जो होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर होगा, ठीक है। डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय ए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब सेक्रेटरी का भी एक काउंसिल होगा और जो गवर्नर है एवरी स्टेट और प्रोविंस का, उसका भी एक काउंसिल होगा, ठीक है। चलिए ये हायरार्की देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसका अंडर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका अंडर में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, मतलब ये जो इंडियन काउंसिल है इसका एक्ट आया, कब आया था, 1861। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल एसोसिएट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो ये काउंसिल है ना, ये काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव लेना चालू हो गया, तब लेजिस्लेटिव वर्क में इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आना थ्रू नॉमिनेशन, मतलब दे मस्ट बी नॉमिनेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1992, सेकेंड वर्जन, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले वाला जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने बोला, उसको नॉमिनेटेड बाय बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये मतलब इंडियन मतलब टोटल इंडिया का एक होगा गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, और जो प्रोविंशियल मतलब गवर्नर का जो काउंसिल है, ठीक है, वो नॉमिनेटेड होगा बाय लोकल यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज एंड जमींदार्स। फिर जमींदार कहाँ से आया, जो प्रिंसली स्टेट्स था वहां पे तो नॉमिनेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां पे हेड तो मोनार्क बाद जो हेड था वही हो सकते थे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, काउंसिल डिस्कस बजट, ये बजट का जो पहला कॉन्सेप्ट वो आया कहाँ पे, 1892 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये 3 नंबर वाला, ठीक है, दोनों एक साथ आए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखिए, रिकमेंडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
तब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉडली, एंड जो वाइसरॉय थे, अभी यहाँ पे गवर्नर जनरल और गवर्नर जो था वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होके वाइसरॉय आ गया, ठीक है, तो उसको बोलते थे लॉर्ड मिंटो। तब जो थे ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉडली, ये थे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। Maximum number of additional members in Indian Legislative Council was raised from 16। Indian Council Act में 1892 में 16 था, उससे नेक्स्ट बार मतलब 1901 में 60 कर दिया गया, ठीक है। मतलब इंडियन का एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो था वो ब्रिटिश थे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंक्रीज किया गया वो था इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। मैंने पहले ही बोल दिया कि इंडियन को लेना है। उनमें से जो पहले इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, याद रखना। एज ए लॉ मेंबर उन्होंने फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, ठीक है। फर्स्ट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी कम्युनलिज्म आ गया, ठीक है। फर्स्ट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, ठीक है। सो लॉर्ड मिंटो इज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे हिंदुओं का अलग अलग हो गया, मुस्लिमों का अलग हो गया। अभी बाद में अगर ज्यादा देखेंगे तो बाकी धर्म के मतलब कम्युनिटी के बात आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट चेंज होके क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 फर्स्ट। यहाँ पे नथिंग इम्पोर्टेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता है कि 1919 में क्या हुआ, ठीक है, सब लोग कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। देखिए 4 साल में फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। क्या हुआ यहाँ पे, बहुत एक बड़ा चीज हो गया था, सब लोगों को पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर, ये देखिए एडविन मॉन्टेगू, मिस्टर E.S. मॉन्टेगू एंड गवर्नर जनरल तब थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फॉर्मुलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन ओपेंड, ये एम्बेसी खुल गया इंडिया का, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आ गया गवर्नमेंट टू दी प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस डायरकी और डुअल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट का अलग और सेंट्रल, मतलब 2 गवर्नमेंट चालू हो गया। लेकिन हमारा आज का मतलब टुडे देयर इज आइदर डायरकी और सिंगल गवर्नमेंट, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। वोटिंग राइट्स टू द इंडियन वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी इंडियन वुमेन का भी वोटिंग राइट दे दिया गया। 2 एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, अलग अलग। फिर इंडियन लेजिस्लेचर बिकम बाईकैमरल, जो आज का है, मतलब आज भी ये सिचुएशन है बाईकैमरल, मतलब 2 हाउसेस विल बी देयर, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ऑथर लायोनेल कार्टिस गेव द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन एज वेल एज बाईकैमरल, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ नेशन का चीज मैं बाद में बताऊंगा, मतलब ये 2 नेशन का वेल्थ एक सिंगल क्वांटिटी में माना गया। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है। चलिए अगर ये बाईकैमरल है, बाईकैमरल में 2 हाउस होंगे, तो अपर हाउस नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी हम लोगों का अपर हाउस नाम आपको पता है,
लेकिन तब था काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसमें 60 मेंबर्स थे, जिनमें से 34 मेंबर्स वाज इलेक्टेड। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स वुड बी 34, बाकी जो थे वो ब्रिटिश का थे। ठीक है, अभी लोअर हाउस का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज भी है। तो उसमें 144 मेंबर्स होंगे, और जिनमें से 104 इलेक्टेड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो उसके बाद अभी अभी देखिए, ये 1919 को आया, फिर उसके बीच में बहुत कुछ हो गया, लाइक वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब 1929, 1931, 33, ये साल बहुत इम्पोर्टेंट थे। उसके बीच में एक आया साइमन कमीशन। कब आया? 1927। तो इसके रिलेटेड जो भी हुआ आप लोगों को पता है, डांडी मार्च वगैरह वो कुछ भी हुआ। तो साइमन कमीशन आया 1927 में, कॉन्स्टिट्यूटेड 1927, प्लेस रिपोर्ट इन 1930, headed by Sir John Simon, suggested Dominion status should be given to India। ठीक है, अभी इसके बारे में ये विरोध हुआ, साइमन गो बैक, ये साइमन कमीशन का फुल मतलब मेंबर्स से। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मतलब बोला जाता है कि प्रीकर्सर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन, मतलब आज का जो आर्टिकल, सेक्शंस और शेड्यूल्स का जो भी थ्योरी और जो भी आया वो इससे आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको बेस मान के प्रिपेयर किया गया, मतलब क्या बोलूं मैं, इससे सीख के हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो उसमें तब 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स थे। आज कितना शेड्यूल्स है आप लोग कमेंट करना। फिर आते हैं प्रोविंसेस एंड नेटिव स्टेट्स एज ए यूनिट। तो हम हमारा पहला जो आर्टिकल है उसमें यूनिट का जिक्र किया गया है, एज ए यूनियन। ठीक है, नेटिव स्टेट्स हैविंग ऑप्शन टू जॉइन फेडरेशन, ये अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश का एक चाल था कि डिवाइड कर दे, लेकिन कोई भी फेडरेशन में ज्वाइन होने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो व्हिच नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, बार्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये देखिए, रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी ट्राइब्यूनल ऑन ए फाइनेंशियल सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड बार्मा। जब इंडिया से बार्मा अलग कर दिया गया तब से सेपरेशन चालू हो गया। ठीक है, बार्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। टू न्यू स्टेट्स, ओडिशा एंड सिंध, दो अलग स्टेट क्रिएट किया गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 फोल्ड डिवीजन यहाँ पे जिक्र किया गया। ठीक है, आज भी यह है फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट, कॉन्करेंट। ठीक है, अब ये प्रोविंशियल का स्टेट हो गया। ठीक है, चलिए, फेडरलिस्ट मतलब फेडरल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का है, फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैविंग कॉम्पिटेंस। ठीक है, अभी डोमिनियन स्टेटस जो साइमन कमीशन में जिक्र किया गया था वो डिनाइड बाय 1935 एक्ट, क्योंकि हम लोगों ने ये डिनाइड क्यों किया गया? क्योंकि आईएनसी ने बोला, आईएनसी डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। ठीक है, और मुस्लिम लीग का मतलब उन लोगों का यूनिटी नहीं था, तो वो भी मतलब इसको डिनाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रिप्स मिशन 1942। तो वो आते हैं ड्राफ्ट डिक्लेरेशन बाय ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये देखिए, ये क्रिप्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले बार जिक्र हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कॉन्सेप्ट आया।
उससे पहले कॉन्सेप्ट आ चुका था, ठीक है। ये 42 के आगे, बहुत आगे मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले बोल दिया, फिर एम.एन. रॉय थे जिन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय द इंडियन पीपल। तब जाके इन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिक्र किया इनका। कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। फिर उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का मतलब रब लगा लगे थे। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये सेल्फ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश का, ठीक है। अफ्रीका में चालू कर दिया था डोमिनियन डोमिनियन डोमिनियन, इसलिए अभी तक वो उससे निकल नहीं पाए, ठीक है। फिर देखिए इंडियन यूनियन, अब आया आर्टिकल 1 का जिक्र, ठीक है। इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑल इंडियन स्टेट एंड प्रोविंसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट अलग थे, प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आया कैबिनेट मिशन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में बोलता हूँ। कौन थे, आया कब था, 1946। लॉर्ड एटली सेंड ए कैबिनेट मिशन ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, जो थे चेयरमैन, फिर थे सर स्टफोर्ड क्रीप्स, ये वाला, और थे मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। ये नाम, 3 नाम याद रखना, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन भेजे थे, लॉर्ड एटली, ठीक है। कैबिनेट मिशन भेजा गया, एमिंग टू हेल्प इंडिया टू गेट इंडिपेंडेंस फास्टर एज वेल एज टू सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे जिक्र किया गया और उसको मतलब फॉर्मुलेट करने के लिए एक कैबिनेट को तैयार किया गया, ठीक है। रिजेक्टेड द क्लेम फॉर क्रिएटिंग सेपरेट स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर मुस्लिम्स। मतलब तब वो कैबिनेट मिशन जो थे वो मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिनाई करते, मतलब अगर मोटा मोटा कहेंगे तो पाकिस्तान का डिमांड कैंसिल कर दिया, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया, ये देखिए यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स ब्रिटिश इंडिया प्लस स्टेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब इसके बीच में ये जो 1946 और 47 के बीच में एक चीज था, जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इंटरिम गवर्नमेंट, वो मैं इस स्लाइड के बाद बोलूंगा, ठीक है। पहले 2 चीज जानना होगा, मतलब इधर उधर हो जाएगा। पहले जान लेते हैं कि द माउंटबेटन प्लान जो था 1947 3 जून को आया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज ए फॉर्मल शेप ऑफ स्टेटमेंट। तो उन्होंने हम लोगों को थमा दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। फिर उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में साइन हो गया कि पास हो गया, बिल पास हो गया, वो एक्ट हो गया कि इंडिया को छोड़ दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पहले वाला था वो अमेंड कर दिया गया फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, सेट अप एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बैक जाते हैं, ठीक है। बैक में क्या देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो मैंने पिछले 2 स्लाइड में बहुत बार बोला। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही है जो प्री गवर्नमेंट था, ठीक है। गवर्नमेंट यहीं से फॉर्मुलेट हुआ, आज का जो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसका एक हिस्ट्री भी है, तो वो तो एक दिन में नहीं आया। 1928 तो क्रीप्स मिशन जो थे, क्रीप्स मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया कब, 1942। लेकिन 1928 में नेहरू जी ने इसको जिक्र कर दिया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ। चेयरमैन को जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी। तब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक खसरा, एक ड्राफ्ट
पेश किया गया था, उसमें ये जिक्र था। फिर 1934 मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, ये आदमी बहुत टफ थे, टफ आदमी, लाइक हमारा नेताजी। ठीक है, अगर आप लोग कभी फुर्सत मिले तो इनको गूगल करना, पता चल जाएगा कितना टफ थे। ये कम्युनिस्ट थे ऑब्वियसली। तो इन्होंने फर्स्ट प्रोपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जेल में थे, जेल में रहकर भी अब वो ऐसे काम कर रहे थे। ठीक है, फिर 1935 को, ये तो अलग, मतलब ये तो अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, लेकिन फिर इनका जो जिक्र था, मतलब जो क्लेम था, वो फाइनली आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड को रखा, फाइनली डिमांडेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 1935 को इन्होंने डिमांड किया, 1942 को ये क्रिस मिशन का प्रपोजल आया। ठीक है, फिर ये सारे सुनने के बाद 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, और तब क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, सभी में सैंडविच होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऑफर दिया। ठीक है, क्या ऑफर दिया, 1940 में वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ऑफर्ड ऑगस्ट ऑफर बाय एक्सपेंडिंग वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियन, लालच दिया। फिर 1942 को क्रिप्स मिशन आया, मैंने बोल दिया क्रिप्स मिशन में क्या क्या था। फिर 1945 को वावेल प्लान, वो कौन थे, लॉर्ड वावेल थे, जो कुछ चीज इंक्लूड किया उसको, वो प्लान को हम लोग शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, याद रखना। क्या था कि सेल्फ गवर्नेंस, ये देखिए फिर एक टॉपिक पे आना चाहते थे, टू इंडिया एंड इंटरिम गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखिए खेल चालू हो गया, अलग करने का खेल चालू हो गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, बट रिजेक्टेड ओवर डिसएग्रीमेंट ओवर सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। अभी आईएनसी का जो दबदबा था उसको सप्रेस करने के लिए मुस्लिम लीग को आगे कर दिया। ठीक है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका फायदा ब्रिटिश को होगा, तो कोई कसर नहीं छोड़ा सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फिर आया 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान। अभी कैबिनेट मिशन प्लान में कुछ चेंजेस हुआ, तभी ये कैबिनेट मिशन में ही पहले बार इलेक्शन हुआ था। ठीक है, अभी एक चीज देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली की क्रिएट किया गया उसका सील है। ठीक है, ऑफिशियल सील, उसमें एक एलिफेंट का साइन है। ये देखिए यहाँ पे मतलब कश्मीर भी है, अक्साई चीन भी है, पूरा पाकिस्तान है, फिर ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश भी है, सभी इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, तब अलग नहीं हुए थे। ठीक है, अभी क्या था नेक्स्ट, क्या था, कैबिनेट मिशन। अभी कैबिनेट मिशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, तो वो क्या था, ये देखिए ये था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में टोटल सीट था, एक मिनट, चलिए, टोटल सीट कहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया था वहाँ पे टोटल सीट कितना था, वो था 389, 389। ठीक है, तो उनमें से, इनमें से मतलब ये 389 से 296, अब ये यहाँ पे जो गैप है, इसका गैप कितना है, वो था 93।
ये 93 बाद में बोलता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, थ्रू इलेक्शन, ठीक है। मतलब ये मेंबर्स थ्रू इलेक्शन, ठीक है। अभी इसका कुछ ब्रेकआउट है, को पहले क्या था 292 मेंबर्स कब आएंगे, फ्रॉम मतलब ये आएंगे फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक। कितना प्रोविंसेस था, 11 प्रोविंसेस, ठीक है। और बाकी कितना रह गया, 4, ठीक है। 4 कहाँ से आएगा, 4 आएगा चीफ कमिश्नर्स, प्रोविंसेस। कितना चीफ कमिश्नर का प्रोविंसेस था, वो था 4, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बोला कि 93 जो थे वो था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, मैंने गलती किया, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे तो इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उनका जो राजा था वही आएगा, लेकिन ये गवर्नर्स का प्रोविंस और जो चीफ कमिश्नर का प्रोविंस था उनमें इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 296 प्लस 93 कितना होता है, 389 होता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ का तो मेंबर का तो हो गया, ठीक है। एलिफेंट जो था मैंने दिखा, ये देखिए एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट जो था, एलिफेंट was adopted as official symbol or seal of constituent assembly, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल सीट का जो ब्रेकआउट है वो मिल गया। अभी यहाँ पे बात क्या है, सीट डिवीजन। सीट डिवीजन क्या है, सीट डिवीजन है ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस बिटवीन, मतलब सीट का डिवीजन क्या हुआ, बिटवीन सिख, मुस्लिम्स एंड जनरल, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन और एक था कि 1 सीट पर 1 मिलियन पीपल और पॉपुलेशन, ठीक है। अभी क्या था, इलेक्शन होना था सभी, मतलब हो गया अभी इलेक्शन। इलेक्शन कब हुआ, हेल्ड इन
जुलाई अगस्त 1946, ठीक है। इलेक्शन हुआ, फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में आपको पता है मेजॉरिटी, फिर आते हैं ऑपोजिशन, फिर आते हैं अदर्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितना सीट मिला? 208। फिर ऑपोजिशन कौन हुआ? मुस्लिम लीग। कितना सीट मिला? 73। और ऑपोजिशन कौन था? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कुछ थे, वो कितना मिला? 15, ठीक है। अभी इन लोगों को जोड़ेंगे तो 296 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये था कैबिनेट मिशन का जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि ऐसे करके एक इंटरिम गवर्नमेंट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट सेट किया गया, मतलब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, अभी गवर्नमेंट बनाने का सिलसिला चालू हुआ। तो इंटरिम गवर्नमेंट, तो फॉर्मुलेशन डेट 2 सितंबर 1946। पर्पस क्या था? टू गवर्नमेंट इंडिया टिल ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड एंड फुल्ली इंडिपेंडेंस वाज ग्रांटेड, जो 47 में आया, ठीक है। बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान मई 46। अभी हेड तो ऐसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी पार्टी का हेड था, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे महात्मा जी कहाँ गए? महात्मा जी पहले ही बोल दिए थे कि मैंने नहीं होगा, वो जवाहरलाल नेहरू जी को आगे कर दिया, ठीक है, जो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी नेक्स्ट एक टेबल आएगा, वहां पे देख लेना। वाइसरॉय जो थे वो थे ब्रिटिश हेड लॉर्ड विस्काउंट वावेल। अभी वावेल प्लान देखा आपने? तो वावेल जो थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और एक था कमांडर ऑफ चीफ, वो थे सर क्लॉडे ऑचिनलेक, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। अब मुस्लिम लीग ज्वाइन कब किया? 26 अक्टूबर 1946 को। उससे पहले जो भी मतलब मिनिस्टर्स थे, मतलब जो भी डिपार्टमेंट में थे, वो थे आईएनसी का, ठीक है। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो फंक्शन किया अंटिल 15 अगस्त 1947, पहले ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस पाने तक ये गवर्नमेंट चलेगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 12 थे इनिशियली आईएनसी मेंबर, देन एमएल मतलब मुस्लिम लीग का नॉमिनी ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक टेबल बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी थे जो थे एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। फिर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संभाल रहे थे। फिर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। फिर आते हैं जगजीवन राम जो लेबर डिपार्टमेंट में थे, ठीक है। CH होमी भाभा जो थे वर्क्स माइंड एंड पावर, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। फिर सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में थे। सर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज और सप्लाई। सी राजागोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। फिर आते हैं असफ अली, ये देखिए ये मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट संभाल रहे थे। फिर थे राजकुमारी अमृत कौर जो हेल्थ संभाल रहे थे, ये ज्वाइन लेटर किया। पहले जो थे वो थे
गजनफर अली खान ऑफ एमएल, ठीक है, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर राजकुमारी अमृत कौर जी आए जो आईएनसी के थे। फिर थे शरद चंद्र बोस, वर्क एंड हेल्थ, रिजाइंड इन अक्टूबर। फिर थे लियाकत अली खान, फाइनेंस संभाल रहे थे। इब्राहिम इस्माइल चौधरीगर जो कॉमर्स संभाल रहे थे। लॉ थे जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे मुस्लिम लीग के, ठीक है। फिर थे अब्दुल रब निसार जो कम्युनिकेशन संभाल रहे थे, ठीक है। अभी ये इंटरिम गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो जो था वो था। फिर 13 दिसंबर को नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव रखा, ठीक है, जो प्रस्ताव 22 जनवरी को नेक्स्ट साल मतलब 1947 को एक्सेप्टेड किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये जो था मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें 8 मेजर कमिटी एंड 13 माइनर कमिटी सेटअप किया गया, ठीक है, आउटकम की तरह से, ठीक है। तो जो मेजर कमिटी थे तो वो मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, मेजर कमिटी और उनका जो मतलब जो संभाल रहे हैं, ठीक है। पहले जो नाम मैं लिखने वाला हूँ वो है पंडित सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कितना डिपार्टमेंट संभाला? पहला था यूनियन पावर्स कमिटी, ठीक है। दूसरा था मतलब ये था हेड और ये था कमिटी, ठीक है। दूसरा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है। 3 नंबर में था स्टेट्स कमिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट 2 नंबर में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उन्होंने 2 मेजर कमिटी संभाला और 2 माइनर कमिटी संभाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही 2-2 करके अलग अलग इंक में नोट कर देता हूँ, ठीक है। पहले मेजर कौन था? रूल ऑफ प्रोसीड्योर। और दूसरा था स्टीयरिंग कमिटी। और 2 माइनर थे फाइनेंस एंड स्टाफ और 2 नंबर जो माइनर थे एडहॉक कमिटी। एडहॉक मतलब टेम्पोररी, ठीक है। एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक। चलिए, नेक्स्ट जोन दे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बहुत सारा कमेटी संभाला। पहले जो थे पहला कमेटी था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी,
ठीक है। दूसरा था एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है, वो इन्होंने संभाला। फिर लास्ट जो था वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर, जय भीम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड। कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, उनका हेड था। लेकिन वो कमेटी का एक अंडर का कमेटी था जो था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनका हेड था जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलिए अभी इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेजर हो गया और ये दोनों माइनर इनके अंडर में थे। तो यहाँ पे ही मैंने मेंशन कर दिया, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में देता है, मतलब आस्क करता है कि राजेंद्र प्रसाद जी में इसका हेड थे, ठीक है। तो मैंने इसी चार्ट में मैंने दे दिया। अभी माइनर का सबको याद रखने का जरूरत नहीं है, तो थोड़ा कुछ मैं लिख देता हूँ। पहले जो सर थे वो थे आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है। इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट संभाला था? क्रेडेंशियल कमिटी, ठीक है। 2 नंबर थे बी पट्टभी सीतारामैया, ठीक है। बी पट्टभी सीतारामैया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने संभाला हाउस कमेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थे डॉक्टर K.M. मुंशी, इन्होंने क्या संभाला, इन्होंने संभाला ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ठीक है। 4 नंबर जो थे वो थे एस भरताचार्य, भरदाचार्यर, ठीक है। एस वरादाचार्य, वो कौन सा डिपार्टमेंट संभाला, मतलब कॉमेडी संभाला? 2 थे, ठीक है। एक था एड हॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और दूसरा था एड हॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप। अब यहाँ पे आप लोग पता चला सिटीजनशिप, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो मैंने लिखा वही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने चुन चुन के
इंपॉर्टेंट वाला ही लिखा। अभी यहाँ पे जो थे वो थे एस के धर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया, ठीक है। एस के धर जी जो थे वो संभाला लिंग्विस्टिक धर कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, धर कमीशन, ये ऐड कर लेना। जो रिपोर्ट दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस में हम लोगों को स्टेट डिवाइड करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर थे H.C. मुखर्जी। आप बोलेंगे कि मुखर्जी बनाना आपने गलत लिखा, लेकिन नहीं, यही था, मतलब उनका जो नाम में था यही टाइटल था, ठीक है। वो संभाले थे माइनॉरिटीज सब कमिटी, ठीक है। 7 नंबर पे थे J.B. कृपालिनी, ठीक है। J.B. कृपालिनी जी ने क्या संभाला? उन्होंने संभाला फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, ठीक है। अभी लास्ट में जो थे, अभी यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और 9 नंबर मैंने बोल रहा हूँ, बाकी आरो मतलब पहले 2 बोल दिया था, 9 और 2 11, और 2 अभी हैं, 2 इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कौन थे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अभी लास्ट में कौन थे, गोपीनाथ बरदोलोई, गोपीनाथ बरदोलोई, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया नॉर्थ ईस्ट है, फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड Assam excluded, and partially excluded areas subcommittee, ठीक है। तो उन्होंने संभाला, ये नाम मैंने एक क्वेश्चन में लिखा था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रहा था, ये माइनर कमिटीज है, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर मतलब इतना तक ही मैंने ये क्लास रखा, वो भी ज़्यादा हो गया, तो अगर आप लोगों को ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना, और जो भी मैंने पूछा और आप लोगों का जो भी कॉन्सर्न होगा वो कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलिए, और मैंने पिछले बार भी बोला, आज भी बोलूँगा, शेयर कर देना, क्योंकि नॉलेज को शेयर करना चाहिए, ठीक। कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया, तभी तो बढ़ेगा, नॉलेज घटता नहीं है, शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। चलिए, बाय, गुड नाइट।